अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कोड को समझना। ठीक है, वन बाय वन करके। तो सबसे पहले जो है डायरेक्टरीज होपफुली आपको समझ में आ चुकी हो, जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई थी कि ये दोनों हमारी गिट की हो गई, ये मेवन हो गया, यहाँ पे सेटिंग्स आ गई, ये रन होने के बाद की चीज़ें, और ये सारी भी उस अपना स्प्रिंग बूट की, मेवन की और इक्लिप्स की। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेन हमारी तीन तीन चीज़ें हैं। एक तो ये सोर्स, तीसरा दूसरा ये डॉकर फाइल, और तीसरा पॉम की फाइल। ठीक है, जब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारी डायरेक्टरीज कुछ इस तरह से दिखेंगी। जो हमारे सोर्स के अंदर जो फोल्डर्स थे, जैसे कि ये सोर्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब हम spring.io से एक प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं स्प्रिंग के फ्रेमवर्क में, तो ये ऑटोमेटिकली यही डायरेक्टरीज बन के आती हैं। तो ये हमने मैन्युअली नहीं बनानी, ये ऑटोमेटिकली ही बन के आती हैं। ठीक है, सोर्स के अंदर गए, मेन के अंदर जो आ गए हमारे पास वो कोड है, और टेस्ट के अंदर जो है जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो होंगे। वही चीज़ यहाँ पे इसमें डिफाइन हुई हुई है कि ये मेन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आए, एक जावा, दूसरा सोर्स। ठीक है, सेम यही जावा सोर्स। इसी तरीके से टेस्ट के अंदर भी, मैं इसको यहाँ पे खोल लूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम टेस्ट के अंदर जाएंगे तो भी हमारे पास जावा सोर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ है। और बाकी मैं यहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ। तो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रोफेसर सबसे पहले देखते हैं वो है पॉम की फाइल। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, पॉम की फाइल के अंदर हम जो बेसिक फ्लो होगा हमारे पूरे प्रोजेक्ट के बिल्ड का, और जो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। वो डिफाइन होने के बाद जब इक्लिप्स में हम इंपोर्ट करते हैं तो जहाँ पे शो हो रहा था कि वो डाउनलोड हुई थी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी डिपेंडेंसीज, वो सारी रिक्वायर्ड चीज़ें वो हमारे पास डाउनलोड होके यहाँ पर आ जाएंगी। जो भी मेवन डिपेंडेंसीज हैं वो इधर अंदर चली जाएंगी, इधर डाउनलोड हो जाएंगी। यहाँ से अगर मैं कुछ रिमूव करता हूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैनुअली का कोई भी काम नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली होगा। इसी तरीके से जावा की जो भी चीज़ें होंगी वो आ जाएगी इस डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉम से। पॉम में जो है सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये कोड जो भी लिखा हुआ है ये एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर लिखा है। ठीक है, जो कि इनकोडिंग हुआ हुआ है इसमें। सही है, अब इसके अंदर हमने जो प्रोजेक्ट यूज करा है वो मेवन यूज करा है। सही है, मेवन का वर्जन जो है वो ये है। जो फ्रेमवर्क हमने यूज किया है, क्योंकि ये पेरेंट में डिफाइन हुआ हुआ है, तो पेरेंट में जो हमने फ्रेमवर्क यूज किया है, मतलब जो प्रोजेक्ट जिस फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ है, प्रोजेक्ट जिस पर बना हुआ है वो स्प्रिंग बूट है। ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि जे यूनिट भी फ्रेमवर्क है और स्प्रिंग बूट भी फ्रेमवर्क है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बेसिकली यही है कि हमारा जो मेन जो कोर कोड है ना प्रोग्रामिंग का, उसका फ्रेमवर्क जो है जावा का वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, और जो टेस्टिंग जो है करेंगे हम, टेस्टिंग का जो फ्रेमवर्क होगा वो जे यूनिट होगा। सही हो गया। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, स्प्रिंग बूट नहीं लिखा हुआ। तो जो हमारा फ्रेमवर्क है ना उसका नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, उसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल और मॉड्यूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो उसी तरह से एक बूट का मॉड्यूल है जिसका हमने नाम दिया हुआ है स्प्रिंग बूट, जो कि ऑटोमेटिकली उसमें चीजें डिफाइन हुई हुई होती हैं। तो हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के अंदर हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया उसका, हमने यहाँ पे वो डिफाइन कर दिया उसका वर्जन। ठीक है, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन। क्योंकि हमारे फॉर्म में जो भी चीज़ डिफाइन होगी वो इसी पैटर्न से होगी। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ये भी एक हुआ हुआ है, लेकिन ये हमारे
यूज नहीं हुआ हुआ, ये सिर्फ ऐसे ही डिफाइन करा हुआ है, इसमें कहीं मतलब लिंक नहीं हुआ हुआ कहीं। ये हमारे जब यूज होता है अगर हमने इस फॉर्म को किसी और प्रोजेक्ट के फॉर्म से लिंक करना हो, तो वो एडवांस लेवल की चीज है। उस उस कॉन्सेप्ट की अभी हमें नीड नहीं है, और ना ही हमारे प्रोफेसर क्वेश्चन करेंगे ऐसा इस इन चीज़ों से रिलेटेड। तो मेन जो चीज़ है हमारे पास यही है। ठीक है, तीन चीज़ जिसमें है ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन। सही है। तीसरा स्कोप भी होता है, स्कोप में आगे बताऊंगा क्या होता है। सॉरी, चौथा। तो ये हमने यहाँ तक हो गया कि पेरेंट जो है हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जो कि स्प्रिंग बूट के मॉड्यूल को यूज़ करते हुए हम ये आगे प्रोजेक्ट पूरा बनाएंगे। अब ये जो चीज़ आ गई हमारे पास, ये वो चीज़ आ गई जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। उसमें हमने spring डॉट io के अंदर हमने चीज़ें डाली थी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट की आर्टिफैक्ट आईडी क्या होगी। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और स्नैपशॉट, सॉरी, हाँ, स्नैपशॉट जो होगा वो क्या होगा। तो ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो 1.0.0 में, और ये स्नैपशॉट हट जाएगा। मतलब ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से सेव हो जाएगा। तो जब तक नहीं हो रहा तब तक आपने इसी तरीके से रखना है इसको। फिर आ गया हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन। प्रॉपर्टीज में हम डिफाइन करेंगे कि हमने कौन सा हम जावा यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं जावा का। ठीक है, जावा का वर्जन हमारा 11 है। उसके बाद सोनर क्लाउड में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये सारी हमने सोनर क्लाउड का जो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन आईडी हमारे सोनर क्लाउड के जो अकाउंट है वहाँ से मिलेगी, वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ कोड को हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद हमने होस्ट बता दिया कि भाई ये होस्ट है। उसके बाद एक्सक्लूसिव करना है ये वाली चीज़ें, क्योंकि हमने जो डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ साथ के साथ। ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जैसे ये एंटिटी है, मॉडल है। हम सोनर क्लाउड यूज कर रहे हैं टेस्ट को देखने के लिए। कोड, मेन कोड को भी देखेंगे, लेकिन हमारा मेन जो फोकस है वो टेस्ट केसेस पर है। ठीक है, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे कवरेज में एक्सक्लूड हुआ है, और यहाँ पे सोलर में एक्सक्लूड हुआ है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक कोड कवरेज होता है कि हमारे जो कोड है वो कवर हुआ हुआ है हर, जैसे मिसाल के तौर पे एक एप्लीकेशन बनी हुई है जिसमें हमने 10 गेट डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, 10 गेट्स डिफाइन किए हुए हैं कि यहाँ से ट्रैफिक आ सकती है, यहाँ से जा सकती है, तो उस गेट के ऊपर हमने टेस्ट लगाना है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आप अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से समझोगे तो वो ऐसा होगा कि अगर हमने फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म में 4 फील्ड्स दी हुई हैं। ठीक है, तो उन चारों फील्ड को सेपरेटली हमने टेस्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है वो कोड कवरेज फुल हुई हुई है। ठीक है, ईच उसको हमने कवर किया हुआ है। तो ये कोड कवर, जब अगर हमारे हर फेज से हमारे टेस्ट कंप्लीट हुआ हुआ है, टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है 100% है कोड कवरेज। सही है, तो हमने इनको एक्सक्लूड कर दिया, और ये हमारे सारे प्रॉपर्टीज में डिफाइन हो गई चीज़ें। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिपेंडेंसीज। मेन डिपेंडेंसीज का टैग आया, उसके बाद ईच डिपेंडेंसी हमारे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी लिखा हुआ है, वर्जन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लिखना ज़रूरी भी नहीं है। लिख भी दें तो फिर बाज़ दफ़ा इशू आ सकते हैं। क्यों? अगर मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना, तो ये ऑटोमेटिकली वो वाला वर्जन उठाएगा जो कि हमारे ऊपर फ्रेमवर्क से कंपैटिबल होगा। ठीक है, उससे वो वाला वर्जन उठा लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि स्पेसिफिक एक कोई वर्जन, तो ये फिर वही उठाएगा। और अगर ऊपर किसी डिपेंडेंसीज के साथ या किसी और फ्रेमवर्क के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, तो फिर हमें एरर शो करेगा। तो इसलिए बेहतर है मैंने दिया ही नहीं।
तो ये बस वो उठाता है जो कि इसको नीड होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जेपीए आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम जैसे माउस ओवर करेंगे ना तो ये चीज़ें लिखी हुई भी मिलेंगी हमें कि ये क्यों यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास ये जेपीए आ गया। जेपीए जो है वो हमारे पास आई थिंक उसके लिए यूज़ होता है, जो भी हम एपीआईज को कंट्रोल कर रहे होते हैं ये उसके लिए यूज़ होता है। टाइम लीव जो है वो यूज़ होता है हमारा इंटरफेस के लिए, एचटीएमएल के लिए। ठीक है, यूआई के लिए। वैलिडेशन जो है वो वैलिडेट करने के लिए यूज़ होता है कि कोई भी हमारा जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो वैलिडेट सही हो रहा है। उसी तरीके से वेब स्टार्टर जो है ये हमारा यूज़ होता है एच टी टी पी एस और एच टी टी पी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी सारी स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसीज आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्रेमवर्क डिफाइन किया और हम उसके फ्रेमवर्क में से वो चीज़ें ले रहे हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था, फ्रेमवर्क जो होता है वो एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी सिस्टम होता है जिसके अंदर हर फंक्शन जो है वो प्री डिफाइन हुआ हुआ होता है। अब हमने जो चीज़ यूज़ करनी है हम वो डिफाइन करेंगे और वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर ये आ गई हमारे पास सारी वो चीज़ें जो कि हमारे कोड में यूज़ हो रही हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेस्ट डिपेंडेंसीज स्प्रिंग बूट की। ठीक है, तो हम स्प्रिंग बूट में ये टेस्ट डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमने स्कोप दे दिया कि ये जो हमने डिपेंडेंसी रखी है ये सिर्फ टेस्ट के टाइम पे यूज़ होगी। ठीक है, सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ हो रही है, तो जहाँ हम टेस्ट केसेस लिख रहे हैं ये वहीं पे ही यूज़ होगी डिपेंडेंसी, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद आ गए हम H2 डिपेंडेंसी की तरफ। H2 डिपेंडेंसी जो होती है वो हमारा इंटरनल इन मेमोरी डेटाबेस स्टोरेज कहलाता है, जिसकी वजह से हमें किसी और डेटाबेस पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। वो अंदर ही एक इन मेमोरी डेटाबेस यूज करते हुए हमारे प्रोजेक्ट को रन कर देता है। सही, तो इसको हमने स्कोप दिया हुआ है रन टाइम का। ठीक है, कि जब टेस्ट रन हो ये तभी एक्टिव हो और उसके बाद उस और कहीं वो यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने रन टाइम के उसको दे दिया कि भाई सिर्फ रन टाइम के टाइम पे जब हम इंस्टॉल करते हैं मेवन या जब हम टेस्ट रन करते हैं तभी इसकी नीड पड़ती है, तो ये तभी यूज हो और उसके बाद बंद हो जाए जब रन टाइम में हो। अब वो रन टाइम में कभी भी हो सकता है, जब हम बिल्ड करते हैं तब भी रन टाइम में आता है, जब हम टेस्ट रन करते हैं तब भी रन टाइम में आता है, जब हम एप्लीकेशन रन करके छोड़ देते हैं तब भी वो रन में चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जे यूनिट डिपेंडेंसी 4 यूज करी हुई है। तो जे यूनिट डिफाइन करी है कि डिपेंडेंसी इस तरीके से, जो कि जे यूनिट मैंने बताया है कि वो टेस्ट के लिए यूज होती है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। तो 4 यूज करी हुई है इसमें मैंने। यहाँ पे स्कोप दे दिया है कि टेस्ट के लिए होगी। सोनर क्लाउड की डिपेंडेंसी यूज करी हुई है, कोड कवरऑल की डिपेंडेंसी यूज करी हुई है। दोनों आपको बता दिया है मैंने कि किस किस चीज़ों के लिए होता है, और डीप में इनकी वेबसाइट पे जाके दिखा दूंगा बाद में। अच्छा, ये आ गया हमारे पास टेस्ट कंटेनर। ये हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन टेस्ट के टाइम पे टेस्ट कंटेनर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो है ये बताया है कि हम MySQL यूज करेंगे टेस्ट कंटेनर के अंदर। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो रन होगा डॉकर टेस्ट कंटेनर के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, ये टेस्ट कंटेनर के अंदर, और जब हम इसके अंदर जाएंगे तो वहां पे वो MySQL रन करेगा। ठीक है, उसके साथ। तो यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया। यहाँ पे फिर हमने उसको MySQL को डिफाइन किया है। एक तो हमने ये बता दिया कि MySQL क्या है, दूसरा फिर हमने जो MySQL के लिए डेटा जो कनेक्टिविटी बनेगी वो बताया है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके अंदर जो हमने जे यूनिट यूज कर रहे हैं वो बताया है। जुपिटर जो है वो जे यूनिट 5 होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अपने प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में जो मैंने रन टाइम में इक्लिप्स में जो रन करवाया है प्रोजेक्ट, वो जे यूनिट 4 पे करवाया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जे यूनिट 4। और जो टेस्ट कंटेनर के अंदर जो रन हो रहे हैं इसके अंदर, टेस्ट कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैंने यूज करवाया हुआ है जुपिटर, जे यूनिट जुपिटर। जुपिटर मतलब 5। ठीक है, बेहतर यह है कि एक ही यूज करें एडवांस लेवल पे जाके, मतलब जो अपडेटेड वर्जन है 5 जुपिटर। जुपिटर और 5 एक ही है। ठीक है, जुपिटर हम यूज करें दोनों के लिए,
इक्लिप्स में भी